सूरज मल्होत्रा 70 वर्ष के हो चुके थे। बालों में सफ़ेदी उतर आई थी, चेहरे की झुर्रियाँ उम्र का पता देती थी, लेकिन चाल ढाल में अब भी एक ऐसे आदमी का आत्मविश्वास था जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा हो और पाया हो। वह इलाके के सबसे बड़े लकड़ी कारोबारी थे। उनके पास धन था, नाम था, लोगों की इज्जत थी। गांव के लोग उन्हें मल्होत्रा साहब कहकर सम्मान देते थे, लेकिन उनके मन में एक खालीपन था जिसे कोई नहीं देख पाता था। उनके पास सब कुछ था, बस एक संतान नहीं थी। पहली पत्नी सावित्री देवी के साथ उन्हें 20 साल से अधिक हो चुके थे। सावित्री सरल स्वभाव की, सहनशील और पति के प्रति समर्पित स्त्री थी। वह उन्हें संतान नहीं दे सकी। समय बीतता गया और सूरज मल्होत्रा के भीतर वंश आगे बढ़ाने की इच्छा एक जुनून बनती चली गई। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। उन्होंने 18 वर्ष की साल की एक लड़की राधिका से दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। राधिका पास के गांव के एक गरीब परिवार की छोटी बेटी थी। उसका चेहरा भोला था, रंग गोरा, आंखें बड़ी और चमकदार, और मुस्कान ऐसी कि देखने वाला ठहर जाए। गांव के कई युवक उसे मन ही मन पसंद करते थे, लेकिन गरीबी ने उसके घर वालों की कमर तोड़ रखी थी। जब सूरज मल्होत्रा जैसे अमीर और प्रभावशाली आदमी का रिश्ता आया तो उसके माता पिता ने इसे भाग्य समझ लिया। राधिका का मन इस विवाह के लिए तैयार नहीं था। उसके दिल में न प्रेम था, न अपनापन, लेकिन घर की मजबूरियाँ, माँ की आंखों के आंसू और पिता की बेबसी ने उसे चुप करा दिया। उसने सिर झुका दिया, जैसे अपनी इच्छा को अपने ही भीतर दफन कर रही हो। शादी बहुत धूमधाम से हुई। हवेली फूलों से सजाई गई, ढोलक बजी, मेहमान आए, पकवान बने और गांव भर के लोग तमाशा देखने की तरह शादी में शामिल हुए। ऊपर से सब शुभकामनाएं दे रहे थे, पर कानाफूसी हर ओर थी। 70 साल का दूल्हा और 18 साल की दुल्हन, क्या यह शादी या सौदा? मल्होत्रा साहब को तो बस वारिस चाहिए था। इन फुसफुसाहटों के बीच राधिका लाल बनारसी साड़ी में चुपचाप बैठी रही। माथे पर सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था, हाथ में चूड़ियाँ थी, लेकिन आंखों में खुशी नहीं थी। रात गहराने लगी। हवेली के भीतर वह कमरा सजाया गया जहाँ राधिका को ले जाया गया। कमरे में लाल और सुनहरे पर्दे लगे थे। चारों ओर गुलाब और गेंदे की मालाएं थी। पीतल के दियों की लो दीवारों पर कांपती हुई परछाइयाँ बना रही थी। बिस्तर पर रेशमी चादर बिछी थी। सूरज मल्होत्रा रेशमी कुर्ता पैजामा पहने कमरे में आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह था। उनके लिए यह केवल विवाह की रात नहीं थी, यह उस सपने की शुरुआत थी जिसे वह वर्षों से अपने भीतर पालते आए थे। अपने नाम का वारिस, अपनी जायदाद का उत्तराधिकारी, अपने खून का बच्चा। राधिका बिस्तर के कोने पर बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझी थी। वह कांप रही थी, लेकिन उसके डर को छिपाने की कोशिश कर रही थी। सूरज धीरे धीरे उसके पास आए और भारी आवाज़ में बोले, राधिका, अब तुम इस घर की बहू हो, मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। बस उसे एक संतान दे दे। बस मुझे एक संतान दे देना, मेरे वंश को आगे बढ़ा देना। राधिका ने सर झुकाकर हल्का सा हाँ में इशारा किया। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, पर आवाज़ गले में ही अटक गई। उसके मन में तूफान चल रहा था। वह तैयार नहीं थी, लेकिन उसे लगता था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। दियों की लौ कांप रही थी। बाहर रात चुप थी, लेकिन राधिका के भीतर भय, अपमान, कर्तव्य, विवशता एक साथ उमड़ रहे थे। सूरज मल्होत्रा ने उसके पास बैठकर उसे शांत करने की कोशिश की। उनका व्यवहार नरम था, लेकिन राधिका के लिए यह नरमी दबाव जैसी लग रही थी। वह इस रिश्ते को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका मन हर क्षण पीछे हटना चाहता था। उसी समय जब कमरे का तनाव अपने चरम पर पहुंच रहा था और सूरज मल्होत्रा को लगने लगा कि उनका वर्षों पुराना सपना अब सच होने वाला है, तभी अचानक खिड़की की ओर से एक भयानक आवाज़ आई। धड़ाम! कांच टूटकर बिखर गया। धीरे शीशे के टुकड़े फर्श पर चमकते हुए फैल गए।
राधिका चीख उठी और घबराकर चादर अपने ऊपर खींच ली। सूरज मल्होत्रा झटके से पीछे मुड़े, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, एक काली परछाई खिड़की से भीतर कूद पड़ी। एक जवान आदमी, लंबा, मजबूत, आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों। वह बिजली की तरह सूरज पर झपटा और उन्हें बिस्तर पर दबोच लिया। तुमने राधिका को मुझसे छीन लिया, वह दहाड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आई? सूरज मल्होत्रा घबरा गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। दियों की मध्यम रोशनी में उन्होंने उस युवक का चेहरा देखा। वह अर्जुन था, राधिका का बचपन का साथी। अर्जुन और राधिका एक ही गांव में पले बड़े थे। बचपन में वे साथ खेतों के किनारे दौड़ते थे, नदी के पास बैठकर सपने देखते थे, मेले में साथ जाते थे। धीरे धीरे दोस्ती प्रेम में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई थी। लेकिन अर्जुन गरीब था, उसके पास न जमीन थी, न कमाई, ना कोई ऊंचा नाम। जब उसने राधिका के घर शादी की बात भेजी तो उसके माता पिता ने साफ मना कर दिया। गरीबी में बेटी को धकेल देंगे क्या, उन्होंने कहा था। इसके कुछ दिनों बाद राधिका की शादी सूरज मल्होत्रा से तय कर दी गई। अर्जुन यह सुनकर टूट गया। शादी वाले दिन वह दूर से सब देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रेमिका किसी और की पत्नी बन रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन सुहाग रात की रात वह खुद को रोक न सका। गुस्सा, अपमान और प्रेम उसे हवेली तक खींच लाए। राधिका कांपती आवाज़ में बोली, अर्जुन रुक जाओ, तुम यह क्या कर रहे हो? इससे सब बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर क्रोध उनसे बड़ा था। राधिका, क्या तुम सच में इस बूढ़े आदमी के साथ जीवन बिताना चाहती हो? उसने पूछा। क्या तुमने हमारी सारी कस्में भुला दी? क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने कहा था कि चाहे जो हो जाए तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। राधिका फूट कर रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं बुलाया अर्जुन, लेकिन मेरे पास रास्ता ही क्या था? सूरज मल्होत्रा, जो अब तक दबे हुए थे, गुस्से से बोले, अरे लड़के, होश में आ। राधिका अब मेरी पत्नी है। यह शादी समाज और कानून के सामने हुई है। तू मेरे घर में घुसकर तमाशा कर रहा है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अर्जुन का चेहरा और कठोर हो गया। कानून? वह कड़वी हंसी हंसा। क्या कानून गरीब के प्रेम को देखता है? क्या कानून यह देखता है कि एक लड़की को मजबूरी में किससे बांध दिया गया? सूरज ने दांत भींचकर कहा, तू कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से चला जा, वरना पुलिस बुला लूँगा। ये शब्द आग में घी की तरह पड़े। अर्जुन ने कमर से एक छोटा चाकू निकाला और चाकू की धार दिए की रोशनी में चमक उठी। राधिका की सांस रुक गई। अर्जुन, वह चीखी। नहीं, ऐसा मत करो। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सब जैसे जम गया। सूरज मल्होत्रा का चेहरा पीला पड़ गया। राधिका रोते हुए अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन का हाथ कांप रहा था। उसके भीतर प्रेम था, पर उसी प्रेम ने उसे पागलपन की सीमा तक पहुंचा दिया था। तभी दरवाजे की ओर से एक तीखी आवाज़ गूंजी, बस अब एक कदम भी आगे मत बढ़ना। तीनों ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। वहां सावित्री देवी खड़ी थी। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, लेकिन आंखों में अजीब सी दृढ़ता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत देर से सब कुछ सुन रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, पर आवाज़ में एक ऐसा अधिकार था कि कमरे की सारी हलचल थम गई। भाग 2। सावित्री देवी धीरे धीरे कमरे में आई। उन्होंने पहले अर्जुन की ओर देखा, फिर राधिका की ओर और अंत में अपने पति सूरज मल्होत्रा की ओर देखा। सूरज, उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, तुम्हें लगता है कि धन और उम्र के बल पर तुम किसी की भी जिंदगी खरीद सकते हो? सूरज ने झेंपते हुए कहा, सावित्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह हमारा निजी मामला है। सावित्री की आंखों में वर्षों का दबा हुआ दर्द चमक उठा। निजी मामला?
उन्होंने कटु स्वर में कहा, जब तुमने एक बच्ची जैसी लड़की को इस घर में लाकर अपनी इच्छा का साधन बना दिया तब यह निजी नहीं रहा। जब तुमने मेरी स्त्रीत्व पर वर्षों तक प्रश्न उठाए तब यह निजी नहीं रहा। जब तुमने अपनी अधूरी चाहत के लिए एक और जीवन कुचलने की ठान ली तब यह निजी नहीं रहा। राधिका चुपचाप रो रही थी। अर्जुन अब भी चाकू पकड़े खड़ा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। सावित्री ने अर्जुन से कहा, बेटा चाकू नीचे रख दो। गुस्से में किया गया काम जीवन भर का पछतावा बन जाता है। अगर तुम सच में राधिका से प्रेम करते हो तो उसे खून और अपराध की राह पर मत ले जाओ। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथ से चाकू नीचे कर लिया, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज थी। फिर सावित्री देवी ने सूरज की ओर देखा। उनका चेहरा अब कठोर हो चुका था। तुम हमेशा मुझे दोष देते रहे, उन्होंने कहा, कहते रहे कि मैं तुम्हें संतान नहीं दे पाई। तुम्हारी नज़र में मैं अधूरी स्त्री थी। तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे ताने दिए, गांव की औरतों ने मुझे बांझ कहा। मैंने सब सहा, चुपचाप सहा, क्योंकि मैं इस घर की इज्जत बचाना चाहती थी। सूरज के चेहरे पर बेचैनी फैल गई। सावित्री, अभी ये बातें करने का समय नहीं है। नहीं सावित्री ने बीच में ही रोक दिया। आज ही समय है। आज सच सबके सामने आएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर की रात की हवा टूटी खिड़की से भीतर आ रही थी। दियों की लौ कांप रही थी। सावित्री ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कई साल पहले शहर के बड़े अस्पताल में जांच करवाई थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि समस्या मुझ में नहीं है। सूरज जैसे पत्थर बन गए। सावित्री ने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, समस्या तुम में है सूरज, तुम पिता नहीं बन सकते। यह सुनते ही कमरे में हवा जैसे रुक गई। सूरज मल्होत्रा की आंखें फैल गई। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कुछ कहना चाहते थे पर शब्द नहीं निकले। झूठ, उन्होंने धीमे से कहा, यह झूठ है। सावित्री की आंखें नम थी, लेकिन आवाज़ दृढ़ थी। मैंने यह बात इसलिए छिपाई क्योंकि तुम्हारा अभिमान टूट जाता। मैं तुम्हें बचाती रही, तुम्हारी इज्जत बचाती रही, तुम्हारे पुरुष अहंकार को ढकती रही। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे दोषी बनाया, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझा और फिर इस गरीब लड़की को अपने सपने की बलि चढ़ा दी। राधिका स्तब्ध रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी पूरी शादी, उसका बलिदान, उसका डर सब एक झूठ पर खड़ा था। वह सुबकते हुए बोली, तो मैं यहाँ किस लिए लाई गई थी? सावित्री ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर ममता उतर आई। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटी, उन्होंने कहा, तुम्हें किसी की महत्वाकांक्षा का बोझ नहीं उठाना चाहिए। सूरज बिस्तर के किनारे बैठ गए। उनका सिर झुक गया। पहली बार वह इतने छोटे लगे, जैसे धन, नाम और अभिमान सब उनसे छिन गया हो। सावित्री, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब उनमें पछतावा नहीं, थकान थी। बताया होता तो क्या तुम मान लेते? उन्होंने पूछा। तुमने कभी सुनना चाहा ही नहीं। तुमने बस दोष देना सीखा है। तुम्हें संतान चाहिए थी, पर तुमने कभी यह नहीं सोचा कि संतान प्रेम से आती है, किसी की मजबूरी खरीद कर नहीं। अर्जुन ने चाकू पूरी तरह नीचे फेंक दिया। धातु की आवाज़ फर्श पर गूंजी। वह राधिका के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, पीड़ा और संकल्प था। राधिका, उसने धीरे से कहा, चलो, यह घर तुम्हारा नहीं है। तुम किसी के झूठे सपने की कैदी नहीं बनोगी। राधिका ने कांपते हुए सावित्री देवी की ओर देखा, जैसे अनुमति मांग रही हो। सावित्री ने सिर हिलाया। जाओ बेटी, अपनी ज़िंदगी खुद चुनो, लेकिन भागते हुए डर के कारण मत जाना। सच को याद रख कर जाना। तुम किसी की वस्तु नहीं हो। सूरज ने टूटी आवाज़ में कहा, राधिका मत जाओ। लेकिन इस बार उसके शब्दों में आदेश नहीं था, केवल टूटन थी।
राधिका ने आंखों से आंसू पोंछे। उसने अपने भारी गहने उतार दिए, जैसे ही आभूषण उसके शरीर पर नहीं आत्मा पर बोझ बन गया हो। उसने अर्जुन का हाथ थामा। दोनों दरवाजे की ओर बढ़े। सूरज उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके पास धन था, हवेली थी, कारोबार था, पर उस क्षण वह बिल्कुल अकेले थे। राधिका और अर्जुन हवेली से बाहर निकले। आकाश में चांद था, हवा ठंडी थी, रास्ता आसान नहीं था। यह दोनों जानते थे समाज सवाल करेगा, लोग ताने देंगे, घर वाले शायद साथ ना दें, लेकिन उस रात पहली बार राधिका ने अपने भीतर एक हल्की सी स्वतंत्रता महसूस की। पीछे कमरे में सावित्री और सूरज आमने सामने खड़े रह गए। कई वर्षों की चुप्पी उस रात टूट चुकी थी। अगली सुबह तक पूरे गांव में बात फैल गई। लोग कुएं पर, चाय की दुकान पर, खेतों की मोड़ पर, हर जगह उसी रात की चर्चा कर रहे थे। सुना सुहाग रात में अर्जुन हवेली में घुस गया। सावित्री देवी ने सबके सामने सच खोल दिया। मल्होत्रा साहब खुद पिता नहीं बन सकते थे। जो आदमी कल तक सम्मान का प्रतीक था, आज उसी पर फुसफुसाहटें थी। लोग पहली बार यह समझने लगे थे कि धन और उम्र हमेशा सही होने का प्रमाण नहीं होते। सूरज मल्होत्रा हवेली में बंद रहने लगे। उनके चेहरे की चमक बुझ गई। वह अपने कारोबार पर कम जाने लगे। लोग मिलने आते तो वह बस बहाना बना देते। उनके भीतर सबसे बड़ा घाव यह नहीं था कि राधिका चली गई, बल्कि यह था कि जिस सच से वह जीवन भर भागते रहे, वह सबके सामने आ चुका था। सावित्री देवी ने कुछ दिनों बाद अपना निर्णय ले लिया। उन्होंने उस हवेली को छोड़ दिया जहां उन्होंने अपना यौवन, धैर्य और आंसू सब दे दिए थे। वह पास के शहर चली गई, जहां उन्होंने विधवाओं और छोड़ी गई स्त्रियों के लिए चलाए जा रहे एक आश्रम में सेवा करना शुरू किया। पहली बार उन्होंने अपने लिए सांस ली। राधिका और अर्जुन के लिए जीवन सरल नहीं था। दोनों को समाज की कठोर नज़रों का सामना करना पड़ा। राधिका के घर वालों ने पहले उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अर्जुन के पास धन नहीं था, लेकिन उसके भीतर भ्रम और प्रेम था। उसने शहर में छोटी नौकरी शुरू की। राधिका ने सिलाई सीख ली। दोनों ने धीरे धीरे अपनी दुनिया बनानी शुरू करी। वे अमीर नहीं थे, पर उनके घर में भय नहीं था। वे बड़े लोगों की तरह नहीं जीते थे, पर एक दूसरे की आंखों में सम्मान था। राधिका को पहली बार लगा कि विवाह केवल नाम, रस्म और मंगलसूत्र नहीं होता। विवाह वह होता है जहाँ स्त्री की इच्छा, उसका सम्मान और उसका मन भी मायने रखता है। वर्षों बाद लोग इस कहानी को अलग अलग तरह से सुनाते रहे। कोई इसे प्रेम कहानी कहता, कोई पाप और कोई दंड, कोई अहंकार के टूटने की। लेकिन सच इतना ही था, एक आदमी ने अपने अधूरे सपने के लिए दूसरे की ज़िंदगी को मोड़ना चाहा, और उसी रात सत्य ने उसका भ्रम तोड़ दिया। सूरज मल्होत्रा की कहानी एक चेतावनी बन गई। व्यक्ति की इच्छा चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे किसी और के दर्द पर खड़ा नहीं किया जा सकता। वंश, सम्मान और समाज की मर्यादा के नाम पर किसी लड़की की इच्छा को जलना अन्याय है। परिवार प्रेम से बनता है, दबाव से नहीं। विवाह सहमति से पवित्र होता है, मजबूरी से नहीं। और सत्य चाहे जितना छिपा दिया जाए, एक दिन टूटी हुई खिड़की से आती हवा की तरह भीतर घुस ही जाता है, सबको झकझोरता हुआ, सब नकाम उतारता हुआ, और उस झूठ को उजागर करता हुआ जिस पर किसी ने अपना साम्राज्य खड़ा किया।